नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों और बहुत सारी कंफ्यूजन का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसलिए अगर एक बार एक क्रम से ठीक से थियरी को पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि फिर आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इट मीन आपको केवल और केवल एक बार फीस सबमिट करनी है, और इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई भी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस परीक्षा की भी तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। कोर्स को आप डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, और जब आप कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि आपको कंप्लीट बैच में ऐड करके सारा प्रोसीजर वहाँ पे बता दिया जाएगा। सभी बैच उपलब्ध हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एंटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट बेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी और झारखंड में जेट की भी परीक्षा के लिए आपको बैच मिल जाएगा, जिसका आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे DSSS भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। यह स्टेटमेंट किसका है, आपको बेसिकली बताना है। ठीक, हाँ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, किन्स की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। देखिए, किन्स साहब ने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है। मुद्रा प्रसार होने का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और जब सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो सभी लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं, और जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, मांग तो सभी लोग बढ़ा देते हैं। एक छोटा सा शिशु पैदा होता है तो वो भी बहुत सारे वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है? नहीं करता है। तो मांग में तो लोग वृद्धि कर देंगे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाएगा, अर्थात पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाएगा। तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी, और वस्तु की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाएगी, अर्थात महंगाई की स्थिति विद्यमान हो जाएगी, मुद्रा स्फीति की। तो मुद्रा प्रसार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण मुद्रा स्फीति आ सकती है। लेकिन वही मुद्रा संकुचन का मतलब क्या होता है कि मुद्रा संकुचन में क्या होता है
कि यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाती है। और जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है, तो लोग मांग नहीं करते हैं। जब मांग नहीं करते हैं तो भैया कोई मांग नहीं करेगा तो फिर उत्पादन क्यों होगा, पूर्ति क्यों होगा? तो मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है, और जब मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में किन्स ने बोला था कि देखिए भैया, हम मुद्रास्फीति की स्थिति में रहना पसंद करेंगे मंदी की स्थिति के बजाय। अगर जो आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई में जीना चाहेंगे कि मंदी में जीना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हम 1 लाख रुपया हर महीने कमाएंगे, हर महीने में खर्च कर देंगे, बजाय इसके कि 10 रुपये कमाएं और 10 रुपये खर्च करें। तो हमेशा आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप मुद्रास्फीति की स्थिति में विद्यमान रहे। तो यही बात किन्स ने कही थी। ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा गया है? आर्थिक लागत क्या होता है? अब देखिए, इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स की थियरी वाली क्लास जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे कि भैया इसका उत्तर क्या होगा। जैसे जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो वहां पे बताता हूं कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। और आर्थिक क्रिया क्या होता है? तो आर्थिक क्रिया या आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें मुद्रा शामिल होता है, जिसमें मुद्रा शामिल होता है। अर्थात आर्थिक लागत को हम लोग क्या बोलेंगे? मौद्रिक लागत बोलेंगे। इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लियोनतीव विरोधाभास का संबंध किससे है? खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि लियोनतीव विरोधाभास का संबंध किससे है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हेक्सर ओहलिन ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत हेक्सर ओहलिन ने दिया था। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि दो देश हैं और दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और साधन संपन्नता में भिन्नता के आधार पर दो देश आपस में व्यापार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई देश ऐसा है जिसके पास पूंजी ज्यादा है, तो जिस देश के पास पूंजी ज्यादा है उसे पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, डी ठीक है। तो लियोनतीव विरोधाभास हमें क्या बताता है? तो जैसे हेक्सर ओहलिन ने बताया था कि दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। दो देशों में दो साधन है। जैसे मान लीजिए कि जिस देश में पूंजी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में अगर जो पूंजी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है तो अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके इसका निर्यात करेगा, ठीक है ना, अर्थात दूसरे देश में भेजेगा। वही जिन देशों के पास श्रम है, जिन देशों के पास पूंजी कम है और श्रम ज्यादा है, उन्हें श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके क्या करना चाहिए? निर्यात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनतीव साहब आते हैं तो लियोनतीव साहब अमेरिका की इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि अमेरिका चूंकि पूंजीपति देश है, तो हेक्सर और ओहलिन ने जो कहा था उसके अनुसार अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, बल्कि अमेरिका इसके ठीक उल्टा कर रहा है। अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। इसे ही लियोनतीव पैराडॉक्स या लियोनतीव विरोधाभास के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है कि सभी आर्थिक इकाइयां जैसे घरेलू फर्म, साधनों के स्वामी इतनी छोटी होती हैं कि उनमें कोई मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि साधनों की गतिशीलता तथा मूल्य पर कोई सामाजिक रोक नहीं होता है। तीसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ये तीनों मूलभूत शर्तें किस बाजार के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब जो लोग एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास पढ़ रहे होंगे, रिवीजन में आजकल करवा रहा हूँ, तो आप देखिए कल या परसों ही मैं बता रहा था पूर्ण प्रतियोगिता।
तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है बल्कि कीमत को निर्धारित करने वाली नहीं होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रम को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी भी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा कि जब मुद्रा साख को समृद्ध करते हुए की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा नीचे गिर जाती है, सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। ममता शर्मा जी, कुमारी सुंदरी जी, महेंद्र सिंह जी, भवानी शंकर जी, मोनी जी, पूनम गुप्ता जी, गुंजा मौर्य जी, हरीश जी, पारस कुमार जी, मंजुला शर्मा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, फरीन फातिमा जी, संजय कुमार जी, हरीश जी, मीनाक्षी सैनी जी, सर्वेश जी, अनीस पंडित जी, विकास मिश्रा जी, सुनीता जी, माया देवी जी, सभी लोगों का उत्तर बहुत तेजी से, बहुत सारे लोग उत्तर कर रहे हैं। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता यार, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्लास आपकी है, आप नहीं करोगे तो करेगा कौन? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, इजी सी बात है, बात को समझ लीजिए कि जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा नीचे गिर जाए, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में, मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है? गिर रही है। तो जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में गिर रही है तो अब देखिए, मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा नीचे गिर जाती है, सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इजी सी बात है कि अब जब मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी तो लोगों के पास कम पैसा होगा, कम पैसा होगा तो लोग कम मांग करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होगा? एक तरफ वस्तुएं सस्ती भी एक तरीके से आप कह सकते हैं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मांग है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुद्रा का संकुचन होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। जब मुद्रा की पूर्ति गिरती है तो लोगों के पास कम पैसा रहता है, लेकिन कम पैसा रहता है इसके बावजूद भी जो वैल्यू होती है, मुद्रा की वैल्यू होती है, उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे आज से 20 साल पहले देखिए ना, 1 रुपये में आप 5 रुपये में पूरा मेला घूम के चले आते थे। आज 5 रुपये में पूरा मेला घूम के आ जाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि 20 साल में क्या, 20 साल पहले क्या हुआ करता था? मुद्रा की पूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में कम थी, लेकिन अब क्या हो गया? मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की वैल्यू गिरती है, और जब मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है? प्रोफेसर सैमुअल्सन, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने मांग का तार्किक सिद्धांत जो दिया था वो कौन सा दिया था? प्रकट अधिमान सिद्धांत। और प्रकट अधिमान सिद्धांत में सैमुअल्सन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, एक जो उपभोक्ता होता है ना, एक जो उपभोक्ता होता है, जब वह किसी वस्तु के प्रति अधिमान होता है तभी उस वस्तु को वो क्रय करता है। अधिमान का मतलब कि जब किसी वस्तु के प्रति वो रुचि रखता है तभी जाकर के वो वस्तुओं को क्रय करता है। अर्थात एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु में रुचि रखता है, अर्थात अधिमान होता है, तभी जाकर के उस वस्तु का वो क्या करता है? क्रय करता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है। सामुदायिक तटस्थ वक्र क्या परिचय कराता है भाई? कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है, क्या परिचय कराता है भैया? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो सामुदायिक तटस्थ वक्र हमें ये बताता है कि हमारे देश की रुचि और मांग की प्राथमिकता क्या है। जैसे हम अगर जो भारत जैसे देश की बात करें तो हम लोगों की रुचि किन वस्तुओं में ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि सर जी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
जैसे मोबाइल फोन हो गया, घड़ी हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसकी रुचि भी है, कपड़े की भी रुचि है और इसकी मांग भी है। तो सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय यही कराता है कि एक देश है, उस देश की रुचि किन बातों में है और उस देश की मांग की प्राथमिकताएं क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फर्म का संतुलन कहाँ पे स्थापित होगा। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे, अभी कल परसों में रिवाइज करा रहा था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? फर्म संतुलन की स्थिति में कहाँ पे होता है बताइए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? एक फर्म संतुलन की स्थिति में कहाँ पे रहता है? तो भैया यहीं पे तो रहता है ना, सेकेंड कंडीशन में। पहली कंडीशन में क्या होता है? पहली कंडीशन में फर्म उत्पादन के साधनों को बढ़ाता चला जाता है, लेकिन उससे उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है। लेकिन जब द्वितीय स्टेज आता है, दूसरा स्टेज आता है, तो यहाँ उत्पादन के साधनों, जो जितने भी उत्पादन के साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसका संपूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया जाता है और उत्पादन को दूसरी कंडीशन में ही उच्चतम किया जाता है। लेकिन एज अ उत्पादक फिर भी आप नहीं मानते हैं और उत्पादन के कारक को बढ़ाते हैं, तो फिर तीसरा कंडीशन आ जाता है और तीसरे कंडीशन में आपको हानि होने लगती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि उत्पादन के द्वितीय चरण में यहीं पे फर्म क्या होता है? संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है, क्योंकि फर्म के पास जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके वो अधिकतम उत्पादकता को प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर एच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोगों को वर्णित करते हैं किस रूप में? बताइए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि प्रोफेसर एच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोगों को व्यक्त करते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि गुणक की अवधारणा किसने दिया, त्वरक की अवधारणा किसने दिया। अब नहीं पता है तो भाई पता कर लीजिए थोड़ा सा। गुणक की अवधारणा किसने दिया था? तो सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन ने दिया था। रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा गुणक की अवधारणा दी गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक दौर में रोजगार बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में कई गुना रोजगार में वृद्धि होती है। फिर गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय निवेश गुणक के रूप में किन्स साहब को जाता है। निवेश गुणक के रूप में किसको जाता है? किन्स को जाता है। और किन्स ने निवेश गुणक के रूप में क्या बताया था? कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाया जाता है तो इसके कारण भविष्य में राष्ट्रीय आय में k गुना वृद्धि होती है। फिर उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था। अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जेबी क्लार्क साहब को जाता है, ठीक है, जेबी क्लार्क को जाता है। और त्वरक क्या बताता है? उपभोग और आय में परिवर्तनों की व्याख्या करता है। तो अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोफेसर ए एच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोगों को वर्णित करते हैं किसके रूप में? समृद्धि प्रभाव के रूप में। प्रोफेसर साहब बोलते हैं, हैंसन साहब, कि देखिए भैया, अगर जो गुणक और त्वरक क्रियाशील होंगे तो इससे अर्थव्यवस्था में समृद्धि आएगी। जाहिर सी बात है कि गुणक त्वरक रोजगार में वृद्धि और आय में वृद्धि की ही तो बात करता है ना। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि खुले बाजार की कार्रवाई का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, बताइए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? कि खुले बाजार की कार्रवाई का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। कब किया जाता है भाई? तो खुले बाजार की कार्रवाई के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। और ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी
अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो इससे मुद्रास्फीति आ सकती है। इससे अर्थव्यवस्था में क्या आ सकता है? मुद्रास्फीति आ सकता है। तो आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आए। तो अगर पहले आप उत्तर करिए, चलिए बताइए। बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नगद कोष को नियंत्रित करता है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि आरबीआई खुले बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। तो जब प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, जब प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। जब आरबीआई प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो उसके एवज में मुद्रा को रिलीज करेगा। तो ये तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है। तो प्रतिभूतियों को तब आरबीआई क्रय करता है जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में सपोज करिए कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, तब आरबीआई ऐसा कर सकता है। और आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय कब करता है? तो जब विक्रय करेगा तो मुद्रा का जो प्रवाह होगा वो आरबीआई की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अब भाई वो बेच रहा है तो उसे पैसा चाहिए ना, तो विक्रय करेगा तो उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी। और ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा संकुचन एक तकनीकी है। मुद्रा संकुचन की कौन सी तकनीकी होती है? क्या उत्तर आ रहा है? कि एक संकुचन तकनीकी होती है। संकुचन कैसी तकनीकी होती है भाई? ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो मुद्रा संकुचन एक तकनीकी है। तो मुद्रा संकुचन के अंतर्गत फिर वही बात होगी कि आप मुद्रा की पूर्ति में कमी लाएंगे। आप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी लाएंगे। तो जब मुद्रा की पूर्ति में कमी लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट में एक रूपता लाने के लिए आप ऐसा काम करेंगे। और ऐसा अमूमन तभी होता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति विद्यमान होती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा कि जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए बी बोल रहे हैं और कोई? देखिए, तो इजी सी बात है। मान लीजिए कि कोई उत्पादक इकाई है, जैसे आप कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो कोई उत्पादक इकाई है जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो कोई उत्पादक इकाई अगर जो योजना बनाता है और उसे सबसे पहले वो उद्योग को देता है कि भैया इस तरीके से अगर जो योजना बनाया जाएगा तो हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। फिर उद्योग क्या करता है? उद्योग देता है राज्य सरकार को। उद्योग किसको देता है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को। और फिर राज्य सरकार अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए ये किसके पास भेज देती है? केंद्र सरकार के पास। तो इस प्रकार से अगर जो योजना बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे से नियोजन के रूप में। नीचे से नियोजन के रूप में। तो याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्तिगत उत्पादक इकाई योजना बनाती है और इस योजना को वो उद्योगों की तरफ भेजती है, फिर उद्योग राज्य सरकार को भेजता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजता है, तो इस प्रकार से जब योजना बनता है तो इसे हम लोग नीचे से नियोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ था। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये बच्चों वाली बात है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी भाई? क्या बोल रहे हैं? ठीक है,
इस योजना का उद्देश्य क्या था, सरकार ने इस योजना को क्यों चलाया था, कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2000 और आखिरकार सरकार ने इस योजना को क्यों चलाया, तो सरकार ने इस योजना को इसलिए चलाया ताकि जो लोग गरीब हैं और जो लोग बेसहारा हैं, उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएं। तो किस बजट में हो जाएगा भाई, तो 99-2000, मतलब ये वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला, कि आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के लोग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना अर्थात बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई थी? चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ड्यूजनबरी का विचार, ड्यूजनबरी साहब ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग प्रदर्शन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे प्रदर्शन प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें इन्होंने क्या बोला था, ड्यूजनबरी ने कहा था कि देखिए, जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करते हैं और इस चक्कर में वो अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर लेते हैं। और जब अपने आय का वो बड़ा भाग उपभोग कर लेते हैं तो उनकी बचत क्षमता कम हो जाती है, और जब बचत कम हो जाती है तो वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, अर्थात उनकी आय कम हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि ड्यूजनबरी साहब ने प्रदर्शन प्रभाव दिया, और ये सही भी है। आप समाज में देखते भी हैं कि एक गरीब व्यक्ति हमेशा चाहता है कि अपने से उच्च लोगों की लाइफ स्टाइल को कॉपी किया जाए, और इस चक्कर में वो जो थोड़ा बहुत कमाता है उस पैसे को वो खर्च कर देता है, और जब खर्च कर देता है तो उसकी बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है। बचत प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा तो लाभ कम हो जाएगा, लाभ कम हो जाएगा तो आय कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगा तो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। अगला, कि एक हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी होता है। हार्ट मनी क्या होता है भाई, बताइए, हार्ट मनी क्या होता है? और मेहनत आप एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जिंदगी में मेहनत करना है तो खूब मन से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। क्यों डी बोल रहे हो भाई, इतने सारे लोग डी बोल रहे हो? तो देखिए, हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी, इसका मतलब क्या होता है, हार्ट मनी, ठीक है, हार्ट मनी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म मुद्रा। अब दो बातें आपको समझनी होती है, एक होता है गर्म मुद्रा, दूसरा होता है मुलायम मुद्रा। तो गर्म मुद्रा का मतलब ये होता है कि ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा है, लेकिन इस मुद्रा की पूर्ति कम है उस बाजार में, ठीक है, अर्थात इसके अंदर तीव्र पलायन की क्षमता विद्यमान है। ऐसी मुद्रा जिसके पास तीव्र पलायन की क्षमता विद्यमान है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है मुलायम मुद्रा। मुलायम मुद्रा, तो मुलायम मुद्रा क्या होता है, ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग कम होती है लेकिन पूर्ति ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुलायम मुद्रा बोलते हैं। तो हार्ट मनी या गर्म मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा है
लेकिन उसकी पूर्ति कम है। और मुलायम मुद्रा क्या होती है? तो मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत कम है लेकिन उसकी पूर्ति बहुत ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि विनिमय दर को ऊंचा टाकने का क्या अर्थ होता है भाई? विनिमय दर को ऊंचा टाकने का क्या अर्थ होगा? एक होता है विनिमय दर को ऊंचा टाकना, दूसरा होता है विनिमय दर को नीचा टाकना। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होता है मुद्रा का अधिमूल्यन। बहुत बार बताया हूं कि मुद्रा दर को ऊंचे टाकने का मतलब होता है मुद्रा का अधिमूल्यन। और हाँ, ठीक है, अधिमूल्यन। और मुद्रा को नीचा टाकने का मतलब क्या होता है? नीचा टाकना, इसका मतलब होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन, तो अवमूल्यन में क्या होता है? अवमूल्यन में आप जानबूझ करके अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं। आप जानबूझ करके अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को आप कम कर देते हैं। और जब मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं तो इससे आपका निर्यात सस्ता हो जाता है। निर्यात आपका क्या होता है? सस्ता हो जाता है। और आयात आपका क्या हो जाता है? आयात आपका महंगा हो जाता है। आयात आपका महंगा हो जाता है। इसी तरीके से अगर जो अधिमूल्यन की बात करें तो अधिमूल्यन में मुद्रा के बाह्य मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। मुद्रा के बाह्य मूल्य को क्या कर दिया जाएगा? मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य बढ़ जाएगा तो निर्यात महंगे हो जाते हैं। निर्यात क्या होता है? निर्यात महंगा हो जाएगा और आयात क्या होगा? आयात सस्ता हो जाएगा। आयात क्या होगा? आयात सस्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जब भारत जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो कोई कह रहा है कि सर जी संडे को महामैराथन करा दीजिए। कोई कह रहा है सर जी लाइव ही नहीं है। मैं लाइव ही तो क्लास ले रहा हूँ भाई। इस दुनिया में हो आप लोग। महामैराथन का देखो मैं करा दूंगा, जल्दी ही अनाउंस करूंगा कि महामैराथन करा दूं। बताऊंगा, अनाउंस करके बताऊंगा महामैराथन। और बाकी यार देखो, अगर जो आप हमारे साथ 3-4 महीने से पढ़ रहे होगे निरंतर रेगुलर, तो यार मैं छोड़ता ही क्या हूँ जो महामैराथन में कराऊंगा। यहाँ क्या छोड़ता हूँ जो महामैराथन में कराऊंगा? महामैराथन भी करा दूंगा, लेकिन जितनी मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन पे है चाहे यूट्यूब पे है, मोर देन सफिशियंट है। बस आप मुझे ठीक से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एक ही चीज़ें इतनी बार आपके सामने से गुजरेंगी कि आप चाह करके भी चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। बशर्ते मेहनत से पढ़िए। एप्लीकेशन पे जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जितनी भी थियरी पढ़ाई जा रही है उसको पढ़िए, जो नोट्स दिए जा रहे हैं उससे रिवीजन करिए, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उसको देखिए, गलती कहाँ पे हो रही है गलती को सुधारिए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, करेंट पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। यार प्रश्न कहाँ से बनेगा? सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बस ईमानदारी से दोनों जगह मुझे फॉलो करते रहिए। जो लोग एडमिशन लिए हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप पेपर देके आइएगा, बताइएगा। बाकी जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और जिस एग्जाम की भी तैयारी आप करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, करा दूंगा, करा दूंगा, परेशान ना हो। एक नहीं कई मैराथन कराऊंगा, एक नहीं कई मैराथन कराऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? आप जो कहे, आप लोग जो कहोगे वही होगा। एक नहीं कई कराऊंगा। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मैं अनाउंस करूंगा बहुत जल्दी कि कब होगा। 6 घंटे से कम का महामैराथन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब क्लास लूंगा महामैराथन का
तो ये नहीं कि 3 घंटे पढ़ा के कहूँगा महामैराथन की क्लास है, 2 घंटे तो हमारी नॉर्मल क्लास चलती है, तो कम से कम महामैराथन की क्लास लूँगा तो 6 घंटे की लूँगा। एक बात समझिएगा, और उस दिन के लिए आप भी फिर प्रिपेयर होके बैठिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत अगर जो आप पढ़े होंगे तो आपने वहां पे, हाँ, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें जनसंख्या की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था वो होती है जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है और यहाँ पे लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, अर्थात जन्म दर ज्यादा होता है। जन्म दर ज्यादा होता है और लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है तो बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है? हाई होता है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आती है तो अब अर्थव्यवस्था थोड़ा सा विकास कर चुकी होती है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अब सचेतता आ जाती है, लोग मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो जन्म दर में क्या आ जाती है? वृद्धि होती है। जन्म दर वृद्धि रहता है, लेकिन चूंकि अब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो जब जन्म दर ज्यादा होगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा, जिसमें अभी देखिए भारत की स्थिति है। ठीक है, भारत में जनसंख्या विस्फोट है ना, विश्व में नंबर 1 हम लोग हो गए। और तीसरी कंडीशन तब आती है जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाता है और अब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि चलो भैया, लड़का है तो भी ठीक है, लड़की है तो भी ठीक है, तो जन्म दर में भी कमी आ जाती है और फिर क्या होता है? मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, क्योंकि अब सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उनके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। ठीक है, ये तीसरी अवस्था यही बता रहा था कि जन्म दर में कमी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत लोचदार है, यदि घरेलू उपभोक्ता की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्तियां बेलोचदार है, तो प्रशुल्क का पूरा भार किसके ऊपर पड़ेगा? भाई बताओ। अब देखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और आराम से इसको देखिए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। बच्चों वाला प्रश्न देखिए, घरेलू उपभोक्ता मतलब जो वस्तु को खरीदता है उसके लिए मांग लोचदार है। लोचदार का मतलब कि एज ए घरेलू उपभोक्ता आप अपने मांग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि टूथपेस्ट है या कोको कोला है, तो वो दूसरे देश से आता है, और अगर जो उसी के जगह टूथपेस्ट की जगह पे, या जो जितने भी टूथपेस्ट होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं, उसके जगह पे अगर जो आप पतंजलि का इस्तेमाल करने लगे तो आप कहेंगे कि हमारा मांग लोचदार है। ठीक है, अर्थात आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर जो उसकी कीमत बढ़ रही है तो आप मांग को बदल देंगे। और विदेशी उत्पादक, जो विदेशी वस्तुएं हैं उसकी आपूर्ति पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात वो अपनी आपूर्ति अर्थात उत्पादन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। वो जितना उत्पादन पहले कर रहे थे उतना उत्पादन अभी कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रशुल्क लगेगा, तो पूरा का पूरा भार किसको देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा उत्पादक को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उत्पादक अपनी उत्पादन मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन घरेलू उपभोक्ता अपनी मांग में परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कर का अर्थात प्रशुल्क का पूरा भार विदेशी उत्पादक के द्वारा ही अदा किया जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न ये रहा कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका ताल्लुक है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कर लीजिए भैया। किसका ताल्लुक है? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नैना यादव जी, गुंजा मौर्य जी, चंद्रबली प्रजापति जी, जितेंद्र जी, पारस कुमार जी, हरीश जी, शुभांकर कश्यप जी, मंजुला शर्मा जी, भवानी शंकर जी, जितेंद्र जी, रिंकू जी, फरीन फातिमा जी, नैना यादव जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, पहले शेयर करिए। नैना यादव जी, माया देवी जी, रिंकू जी, मीनाक्षी जी, अक्षय जी, सर्वेश जी, विशाल जी, ललिता जी, शक्ति जी, पारस कुमार जी, चंद्रजीत यादव जी, रुचि जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, मंजुला शर्मा जी, बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में अनिश्चितता की दशा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो देखिए
व्यक्त अधिमान उपागम अगर जो आप पढ़े होंगे तो इसकी अवधारणा किसने दिया था? सैमुअलसन ने दिया था। और सैमुअलसन ने क्या कहा था कि व्यक्ति एक दूसरे वस्तु से ऐसे वस्तु का चयन करता है जिस वस्तु में वो अधिमान होता है। ठीक है, अर्थात दो वस्तुएं अगर जो है तो उसमें से वो ऐसी वस्तु को चुनेगा जिसमें उसकी रुचि होगी पहले नंबर पे। जबकि अनाधिमान वक्र की बात करें तो वो किसने दिया था? अनाधिमान वक्र की बात करें तो वो हिग्स ने दिया था। और इसमें इन्होंने दो वस्तुओं में से किसी एक के अधिमान की बात की थी। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी होगा सर कि पहला और तीसरा सही होगा। बाकी जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब पाएंगे इसमें 0 नंबर, जितने भी बी बोल रहे हैं या जितने भी ए बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा कि मुद्रा की आपूर्ति यथावत रहने पे यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो फिर क्या होगा भाई, बताइए। चलिए देखिए, मुद्रा की आपूर्ति यथावत है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या है? स्थिर है, उसी तरीके से है। लेकिन यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, मुद्रा की पूर्ति क्या है? स्थिर है, मतलब जितना अर्थव्यवस्था में हमारे पैसा है उतना ही है, मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ी है। लेकिन लोग मुद्रा की मांग को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के बेटे की शादी है या किसी की बेटी की शादी है तो वो लोग फिर क्या करेंगे? ऋण लेने लगेंगे, या अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही है इसलिए लोग मुद्रा की मांग को बढ़ा देंगे। तो जब मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी तो इजी सी बात है कि अब जो ऋण देगा वो फायदा उठाएगा और वो ज्यादा ब्याज पे ऋण देगा, अर्थात ब्याज दर में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, यही तो करते थे ना साहूकार और महाजन आजादी के पहले। वो क्या करते थे? 10,000 रुपया किसान को दे देते थे और कई पीढ़ी दर पीढ़ी वसूला करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर में वृद्धि होगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेता अधिकार के अंतर्गत और उत्पादक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का द्योतक है? बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी एप्लीकेशन से एडमिशन ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दीजिएगा। अभी आप कॉल या मैसेज करेंगे तो मैं कैसे रिसीव कर पाऊंगा? एक सेकेंड। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग बी बोल रहे हैं? बी के अलावा कोई और है? नहीं है? तो जितने भी बी बोल रहे हैं सबकी बात सही है भाई। कि देखिए, आराम से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेता अधिकार के अंतर्गत और उत्पादक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का द्योतक करती है। तो अभी मैं इसको आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था कि सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं अर्थात सेकेंड बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करिए। एक सेकेंड में इसे एडजस्ट कर, एक सेकेंड। बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आप विचार कर लीजिए भाई, विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, काफी विविधता आ रही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला था? यही तो बोला था ना कि अर्थव्यवस्था में
पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि आपके देश में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनका ठीक तरीके से प्रयोग करके आप उत्पादन की मात्रा को अधिकतम कर चुके हैं। देयर इज नो डाउट, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का क्लासिकीय एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान होती है। नहीं भैया, अनैच्छिक बेरोजगारी की तो बात तब होती है जब किन साहब आकर के क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। पूर्ण रोजगार का क्लासिकीय संस्करण मौसमी बेरोजगारी और संघर्ष जनित बेरोजगारी से संगत है। तो बात तो भाई ये 100% ठीक है। बहुत बार बताया हूं कि पूर्ण रोजगार का जो क्लासिकी संस्करण है ये मौसमी बेरोजगारी एवं संघर्ष जनित बेकारी से संगत है। देयर इज नो डाउट। और क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी के स्तर को घटाने के लिए मौद्रिक मजदूरी की कटौती की बात की थी, जिसमें आपने पीहू को पढ़ा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर पहला, तीसरा और चौथा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, किन्स के अनुसार, खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा। तो इजी सी बात है यार, कितने सारे लोग गलत कर रहे हो यार, कितने सारे लोग गलत कर रहे हो यार। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सी आप लोग क्यों बोल रहे हो। इजी सी बात है भाई, जब यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया गया है तो यहाँ पे औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक नहीं, इसका क्या मतलब हो। आपने किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने क्या बोला था ना कि देखिए जब आपकी आय बढ़ती है तो जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ती है उतनी तेजी से आपके उपभोग पर होने वाला व्यय नहीं बढ़ता है, उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं होती है। अर्थात किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई के बराबर नहीं होगा सर। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल गलत है। तो याद रखिएगा कि किन्स का अगर जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम आपने पढ़ा है तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि देखिए एक व्यक्ति की जितनी तेजी से आय बढ़ती है उसके अपेक्षा में वो अपने खाद्यान्न पे होने वाला अर्थात उपभोग पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ा पाता है, अर्थात आय बहुत तेजी से आ जाता है लेकिन उपभोग व्यय कम रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ये रहा कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है भाई। नाबार्ड का महामैराथन की क्लास कै बजे से मैं लूं तो आप लोग, चूंकि 6 घंटे की क्लास होगी, आप थोड़ा सा एक बार वो बता दीजिए, मैं उस अनुसार अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। हमारी समझ से अगर जो महामैराथन 6 घंटे की लेना है तो शाम को 5 बजे से शुरू कर दिया जाए, कैसा रहेगा। शाम को 5 बजे से शुरू करते हैं, फिर 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 बजे से 11 बजे तक लगातार पढ़ते हैं, मजा आएगा। एक के बाद एक नॉन स्टॉप क्वेश्चन आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। 5 बजे से 6 घंटे का होगा, उससे कम नहीं होगा। और इतना सारा आप लोग प्रेस कर रहे हो ना, 6 घंटे लगातार जो नहीं जुड़ा रहेगा फिर मैं बताऊंगा उसको। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। हाँ, क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो इजी सी बात है, आपको कई सारी बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। कि सबसे पहली बात तो ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, है ना। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई थी, तो शिवरामन कमेटी, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हुई थी। ठीक है। नाबार्ड
कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये दीर्घकालीन ऋण भी। हाँ, लाइव ही आऊंगा यार, लाइव ही आऊंगा, लाइव आऊंगा, लाइव आऊंगा, ठीक है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए व्यापारिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? मैं लाइव आऊंगा, प्रीमियर नहीं होगा। हाँ, लाइव आऊंगा। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? कोई कह रहा है सर जी डाटा खत्म हो जाएगा। रिचार्ज कर लेना यार, 20 रुपए का एक दिन का। पढ़ने के लिए 20 रुपए का रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो, खाली बहाना बनाना आता है। पढ़ाई कम, बहाना ज्यादा चलता है। चलिए, इजी सी बात है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जिंदगी में सफल होना है तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि कोई एक्सक्यूज नहीं करना है। जिंदगी में अगर जो सफल होना है तो होना है भाई, नहीं तो फिर आज गर्मी ज़्यादा है, आज ठंडी ज़्यादा है, बरसात हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, कल शादी है, तो ऐसे तो जिंदगी चलती रहती है। लेकिन अगर जो वाकई में आपको सफलता की चाह है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे न कैसे भी करके चीज़ों को मैनेज करनी पड़ेगी, अपने अनुसार बनानी होगी। चलिए, तो देखिए, भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो किसी एक देश का किसी एक वित्तीय वर्ष में विश्व के अन्य सभी विश्व के अन्य सभी देश के लेन देन सभी देशों से हुए लेन देन के वित्तीय विवरण को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत किसी एक वित्तीय वर्ष में, अब भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। इतना सारा कमेंट कर रहे हो, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि भारत का वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक है। तो भुगतान संतुलन किसी एक वित्तीय वर्ष में एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों से जो लेन देन होता है उसी का वार्षिक विवरण होता है। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर, अर्थात सरकार को कितना प्राप्त हुआ और सरकार ने कितना भुगतान किया। अगला, कि कल्पना करिए भाई, चलिए आइए बताइए, कल्पना करके बताइए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है। ऐसे इकोनॉमिक्स के छात्र, स्वतंत्र रूप से विनिमय दर प्रणाली कैसे निर्धारित होती है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होती है। अब आगे आइए कि अन्य बातें पूर्ववत रहे तो यदि देश में कीमत बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो वही बात होगी कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, इजी सी बात है, वस्तु की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर जो आपने मुद्रा परिमाण का फीसर का समीकरण नहीं पढ़ा है ना, तो फीसर को जरूर पढ़ो यार, फ्रीडमैन को जरूर पढ़ो। क्योंकि अगर जो फीसर फ्रीडमैन और फीसर फ्रीडमैन रॉबर्टसन ये आपको नहीं पता है तो बहुत सारे मुद्रा की कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता ही नहीं होगा। तो फीसर साहब ने यही तो कहा था ना कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर 2 गुना और मुद्रा की वैल्यू आधी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके आपसे प्रश्न पूछ दिया कि यदि देश में कीमत स्तर बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, तो किसी वस्तु की कीमत कब बढ़ेगी? कीमत तभी तो बढ़ेगी जब उस वस्तु की मांग होगी। और जब उस वस्तु की मांग क्यों होगी? कीमत किसी वस्तु की, हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो कीमत क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी मांग होगी और मांग के अनुसार उसकी पूर्ति नहीं होगी, अर्थात उतनी ज्यादा वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। तो इसका मतलब कि मांग क्यों बढ़ा है? मांग इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो जितने लोग भी बोलेंगे कि देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाता है, ठीक है। मतलब लोग मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं लेकिन कीमत स्तर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार
गोलगप्पे का उदाहरण देता हूँ कि आज से 20 साल पहले आप 10 रुपए में 40 गोलगप्पे खरीद सकते थे, लेकिन आज 10 रुपए में 4 गोलगप्पे भी नहीं मिल रहे। इसका मतलब कि पहले क्या था, वस्तु की कीमत कम थी, गोलगप्पे की कीमत कम थी, रिफाइंड की कीमत कम थी, मैदा की कीमत कम थी, सूजी का कीमत कम था, ठीक है, मैदा का कीमत कम था। तो इसलिए जब वस्तु की कीमत कम थी तो मुद्रा की वैल्यू ज्यादा थी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ गई तो मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। दैट्स इट यार, बच्चों वाली बात है और क्या। अगला, लुई साहब आ गए, लुई साहब आ गए भाई। लुई साहब बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, बताइए कि लुई की दृष्टि से, लुई की दृष्टि में द्वैध शासन अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को खपा लेता है, बशर्ते कि, और एप्लीकेशन पे अभी इसको करवाया नहीं गया, जो लोग भी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे परेशान ना होइएगा, ये प्रश्न, ये वाला थियरी मैंने अभी करवाया नहीं है एप्लीकेशन पे, जल्द ही करवाऊंगा, ठीक है। सो आपसे नंबर क्या आ रहा है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि लुई की दृष्टि में द्वैध शासन अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष रूप को खपा लेता है, बशर्ते कि निर्वाहन क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो और पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश भी किया जा रहा हो। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि आपूर्ति की ओर से बिग पुश सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो बिग पुश थियरी अर्थात बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? बड़े धक्के का सिद्धांत रोजेस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रोजेस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया था। जिसमें उन्होंने क्या बोला था? उसमें उन्होंने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में फंस जाती है, तो जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में फंस जाती है तो अर्थव्यवस्था में सरकार को बड़े पैमाने पे निवेश करने की जरूरत होती है। अगर सरकार बड़े पैमाने पे निवेश करेगा तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा, और जब मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो देश में आर्थिक विकास क्रियाशील हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी वाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ और साथ ही साथ अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। अब बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है कि ये कितनी प्रकार की अव्यवस्थाओं की बात करते हैं। तो 3 प्रकार की अव्यवस्था की बात करते हैं, मांग की अव्यवस्था, पूर्ति की अव्यवस्था और बचत की अव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, इस सामान्यता किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है भाई? किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? क्या उत्तर आ रहा है? किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जब प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन होता है। तो किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जहां पे प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो? अधिकतम हो। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात किसने कही थी? फिर एक आपको यहाँ पे डाल्टन साहब भी याद आने चाहिए। डाल्टन साहब ने भी जनसंख्या का
डाल्टन साहब ने भी जनसंख्या का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होगी जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करती हो। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक सेकेंड, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने का कारण क्या था। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में हमारे देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था और हम लोगों के पास केवल और केवल इतना ही पैसा था कि हम लोग 2 सप्ताह तक अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते। लेकिन उसके बाद कमान दी गई मनमोहन सिंह जी को और मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी मॉडल लेकर के आया और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने क्या किया, तेजी से विकसित करने का कार्य किया। सो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं कि विदेशी विनिमय ऋण को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण को गिरवी रखना पड़ा था। देयर इज नो डाउट, बात तो ये 100% ठीक है। उसके बाद ऋण दाता देशों को भौतिक रूप से स्वर्ण हस्तांतरण करना पड़ा, ये भी बात 100% ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता को स्थापित किया गया। नहीं भैया, पूर्ण परिवर्तनशीलता कहाँ लिया गया। और रिसजेंट इंडिया ब्रांड बेचने पड़े। नहीं भाई, केवल और केवल जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि पहला और दूसरा सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि देश का भुगतान शेष भुगतान की अवस्था में तब होता है जब, अब देखिए, भुगतान शेष की 3 कंडीशन होती है। कब संतुलन की अवस्था में होगा, कब भुगतान शेष अनुकूल होगा, कब अनुकूल होगा, कब प्रतिकूल होगा, कब प्रतिकूल होगा और कब स्थिर होगा। ये तीनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि देखिए सर, घरेलू मांग उसकी घरेलू आपूर्ति के बराबर हो, मतलब जितनी हमारी मांग है उतनी हमारी पूर्ति हो, तो मांग व पूर्ति बराबर है, तो भुगतान संतुलन क्या होगा, हमारे देश के लिए स्थिर होगा। अनुकूल कब होगा, अनुकूल कब होगा, ये क्या अच्छा, ये भुगतान शेष भुगतान की अवस्था अनुकूल तब कब होगा, ये ऐसे भी दिया है वैसे भी हो सकता है कि अनुकूल तब होगा जब हम निर्यात क्या करेंगे, निर्यात हम ज़्यादा करेंगे और आयात हम कम करेंगे। और प्रतिकूल कब होगा, प्रतिकूल तब होगा जब हम निर्यात कम करेंगे और आयात ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरी रोज क्लास होती है 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। रोज आप क्लास को ज्वाइन किया करिए। एक संडे को क्लास लाइव कभी कभी मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि आपकी क्लासेस होती रहेंगी, तो समय से ज्वाइन किया करिए। साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप डायरेक्ट अपना जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, या आप नीचे बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ पे आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलते रहे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। गोसेन के नियम की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने क्या सीमांत उपयोगिता का नियम दिया था, जिसमें बताया था कि जब हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। ग्रेसम का नियम हमें
मुद्रा के संचालन को बताता है, कहता है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। जैसे भी जेबीसी साहब ने कहा कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। उसके बाद वैगनर साहब ने राज्य सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आर्थिक क्रियाएं होती हैं राज्य में तो उससे मांग और पूर्ति बढ़ता है, और जब मांग व पूर्ति बढ़ता है तो विकास के तरफ अर्थव्यवस्था अग्रसर हो जाती है। अगला प्रश्न यहीं पे अगला प्रश्न है कि पूरक वस्तु के लिए उदासीन वक्र कैसा होता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? पूरक वस्तुओं के लिए उदासीन वक्र कैसा होता है? और देखिए एग्जाम करीब आ रहा है, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, इतना सारा मेहनत किया है जीवन में और एग्जाम के टाइम ओवर थिंकिंग करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे जब परीक्षा आने लगता है करीब तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। बस पढ़ते जाओ, ठीक है ना, मेहनत करते जाओ। इतना सारा आपने पढ़ा, इतना मेहनत किया है, सब होगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में उदासीन वक्र कैसा होता है? वो होता है एल आकार का होता है। वो एल आकार का अर्थात समकोण होता है। और पूरक वस्तु की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन हो, जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। कार और पेट्रोल पूरक वस्तु है। तो सपोज करिए कि कार की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है, कार की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है तो लोग क्या करेंगे? कार की मांग को कम करेंगे। और जब लोग कार की मांग को कम करेंगे तो लोग पेट्रोल की भी मांग को कम कर देंगे। जब कार है ये नहीं है तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? अगला है कि एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच क्या होगी? चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच क्या होगी? क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है। अब अगर जो आपने मांग रेखा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। इजी सी बात है। मांग रेखा पढ़ा है? किसने किसने पढ़ा है? कौन कौन मांग रेखा के बारे में जानता है? मांग रेखा के बारे में कौन कौन जानता है? यहाँ क्या होता है? E इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। यहाँ पे क्या होता है? E ग्रेटर देन 1 के होता है, फिर E बराबर हो जाता है 1 के, फिर ये E जो होता है वो लेस देन 1 के होता है, और नीचे क्या हो जाता है? नीचे E इज इक्वल टू 0 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो देखिए मांग रेखा पे ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच क्या होगी? अभी तो बता रहा हूं कि मांग की लोच घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे E इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, ई ग्रेटर देन 1 के है, फिर E इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, फिर E जो है वो लेस देन 1 के है, फिर यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है। अब देखिए यहाँ से 4 में से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। 4 में से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती है। तो स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच 0 होती है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती है। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक होता है। फिर पूछा जाता है स्थापन वस्तु के संदर्भ में कैसा होता है। तो स्थापन वस्तु के संदर्भ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। पूरक वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक कैसे होता है? वही जैसे मैंने आपको बताया कि कार है और पेट्रोल है, तो जब कार की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग जब कार की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग कार की मांग को कम करेंगे, और जब लोग कार की मांग को कम करेंगे तो इजी सी बात है कि कोई पेट्रोल क्यों खरीदेगा? पेट्रोल की भी मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। स्थापन वस्तु के संदर्भ में पॉजिटिव होता है। जैसे हम बात करें चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, तो मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है
चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो एक उपभोक्ता चाय को पीना कम पसंद करेगा और चाय की मांग को घटाएगा, लेकिन चाय की जगह पे अब वो क्या कर देगा, कॉफी की मांग को बढ़ा देगा। ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में पूछा जाता है कि पूर्ण स्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, तो वो होती है आपकी इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये 4 में से एक प्रश्न आपके पेपर में निश्चित और निश्चित पूछे जाते हैं। सो आपसे नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि चाय और कॉफी ये स्थापन वस्तु हैं, अर्थात एक दूसरे के जगह पे प्रयोग में आ सकती हैं। अर्थात अगर जो चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो आप चाय की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जब चाय की मांग को आप कम कर देंगे तो उसकी जगह पे आप कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी। अगला प्रश्न ये रहा कि वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियोरी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। लाइव क्लास में थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको मेरे खुद की द्वारा लिखी हुई हैंडराइटिंग नोट्स भी दिया जा रहा है। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, जो गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कंटेंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो देखिए वह अर्थशास्त्री जिन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है तो उसमें समय भी महत्वपूर्ण होता है, वो थे मार्शल साहब। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल साहब से पहले जितने भी अर्थशास्त्री आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया जब वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा तो उसमें समय महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मार्शल साहब पहले ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने कहा कि देखिए भैया जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा तो उसमें समय महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के समय में ठंडी के कपड़े सस्ते मिलते हैं और ठंडियों के समय में गर्मी के कपड़े सस्ते मिलते हैं। अगला, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया। आप देखिए जो लोग एप्लीकेशन पे जो अभी क्लास चल रही है, अगर जो आपने स्टार्टिंग के 10 क्लास जो हुए हैं उसको आपने पढ़ा होगा तो आज के सेशन में कम से कम नहीं कुछ तो आपको 30 से 40% प्रश्न जो है वो सही हो जाने चाहिए। केवल उतनी ही क्लास मैंने करवाया है। ठीक है। तो बस इकोनॉमिक्स का एक बार बस थियरी को पकड़ लेना है कि क्या है कैसे। जैसे बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि भैया कहाँ से शुरू कहाँ से अंत। तो शुरू होता है मांग से। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है, मांग से। और मांग का संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से। फिर मांग के बाद पूर्ति आता है, पूर्ति का संबंध किससे होता है, उत्पादक से। फिर आ जाता है उपभोक्ता का व्यवहार कि बाजार में उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है। फिर आ जाता है बाजार, बाजार आता है तो उसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का संतुलन पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारी थियरियां पढ़ी जाती हैं। तो मतलब ये जो क्रम है ना, ये क्रम आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कि थियरी आपकी बहुत कमजोर है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा जो विकसित किया गया था वो मार्शल के द्वारा विकसित किया गया था। और इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसमें उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारा सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे आप एक रोटी का उपभोग करेंगे तो आपको भूख लगी है तो भैया पहली रोटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन दूसरी रोटी उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण हो जाएगी, तीसरी कम महत्वपूर्ण होगी, चौथी और कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी अगला है, एक सेकेंड,
कि विक्रय लागत की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, बहुत बार पूछा गया है। क्या उत्तर होगा कि विक्रय लागत की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो विक्रय लागत की जो अवधारणा दिया गया था वो चेम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। और विक्रय लागत के अंतर्गत जो फर्में होती हैं अर्थात जो उत्पादक होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाना चाहते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, लक्स का प्रचार करते हैं, लाइफ बॉय का प्रचार करते हैं, तो वो क्या है, वो विक्रय लागत ही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। और विक्रय लागत कहाँ पे देखने को मिलती है, वो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कि किसी फर्म का खंड सम बिंदु व्यक्त करता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो सबसे पहले दिया गया था वो गोसेन साहब के द्वारा दिया गया था। इसीलिए 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 इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। और ये गोसेन का प्रथम नियम है, ये बात किसने कही थी, ये बात जेवेंस के द्वारा कहा गया था, है ना। ये बात जेवेंस के द्वारा कहा गया था, गोसेन का प्रथम नियम। अगला ऑप्शन नंबर, तो खंडसम बिंदु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो खंडसम बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट एक फर्म की वह स्थिति होती है जहां पे फर्म को शून्य लाभ की स्थिति होती है, ना ही उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है ना ही उसे हानि होता है, बट वो इस उम्मीद में उद्योग में बना रहता है कि भविष्य में चल करके उसका लाभ बढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार शक्ति का मापन किया जाता है, कई बार आज ही एप्लीकेशन पे बता रहा था, आज नहीं कल बता रहा था। एकाधिकार शक्ति का मापन किया जा सकता है, कैसे माप किया जाता है भाई। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप लोगों की क्लास रोज होती है, शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बेल आइकन को नहीं क्लिक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर जी हमको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में घंटी वाली बेल आइकन आती है, उसको आप जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे क्लास प्रारंभ हो आपको नोटिफिकेशन मिलना प्रारंभ हो जाए। तो इजी सी बात है, लर्नर की आपको याद आ जानी चाहिए और कीमत तथा सीमांत लागत के अंतर के द्वारा। तो एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उस अपनी लागत को कम से कम रखता है और कीमत को ज्यादा से ज्यादा रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों को केवल एक क्रेता होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए एकाधिकार क्या होता है, क्रेताधिकार क्या होता है, देयाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, घूमना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरा बाजार दिमाग में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी कम है, तैयारी को करिए, अभी भी समय है, बहुत समय है। क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्रेता अधिकार या क्रय अधिकार, ठीक है। तो जब उदाहरण आप लोग बताइए ना मुझे कमेंट करके, मैं बहुत आप लोगों को बताया उसका उदाहरण। तो जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का केवल एक क्रेता हो अर्थात खरीदने वाला अकेला हो तो वो क्या होता है, तो क्रेता अधिकार की स्थिति होती है या क्रय अधिकार की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत खूबसूरत सा है कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है। यहाँ से 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बताता है, ब्याज का 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बताता है, प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बताता है, और फिर आपको याद आ जाने चाहिए किन्स साहब, ठीक है ना, किन्स साहब। किन्स ने क्या बोला था कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अर्थात किन्स ने कहा था कि देखिए भैया ब्याज दर का निर्धारण होता है तो उसमें केवल और केवल मुद्रा रिस्पॉन्सिबल होता है,
लेकिन जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, ब्याज दर का निर्धारण वास्तविक कारकों से होता है, जिसमें उन्होंने क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक, ठीक है। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि ब्याज दर का निर्धारण कई कारकों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि बचत पे डिपेंड करेगा, है ना, तो वो वास्तविक कारकों को मानते हैं। लेकिन जब नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आते हैं तो वो वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारक को मानते हैं, वास्तविक प्लस मौद्रिक दोनों कारकों को ये मानते हैं। और जब किन साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना जरूरी है। अगर एक बार क्रम से थियरी को फॉलो कर लेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे होती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिए। या किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0 5.0 का अलग अलग बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी और झारखंड में जेट, झारखंड में जेट पात्रता परीक्षा। साथ ही साथ D++ भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगली क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों।